हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ नीचा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यू। हम ना 2023 के पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कॉमर्स के। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 के तो आपके चल ही रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू। लेकिन पेपर 2 का रहता था, आप सबकी डिमांड थी पेपर 2 का भी पढ़ाओ, पेपर 2 का भी पढ़ाओ, तो मैं आपके लिए पेपर 2 का लेके आई हूँ, है ना। तो पेपर 2 का भी अभी आपको मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है, मेरा जो ये चैनल है जेआरएफ निशा इनसाइट्स, इस पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कवर करवाती हूँ। मैं एक बार बता देती हूँ। पेपर 1 एंड पेपर 2, इन दोनों का कंप्लीट कोर्स, जैसे पेड कोर्स होते हैं ना, कंप्लीट पेड कोर्स होते हैं, उसकी तरह सेम कोर्स मैं किस में करवा रही हूँ, फ्री में करवा रही हूँ। रेगुलर क्लासेस लेती हूँ आपकी मैं 12:30, आपकी पेपर 1 की क्लासेस डेली होती है। और रिकॉर्डेड डालती हूँ तो मैं पहले 3 PM डालती थी, आजकल मैं रिकॉर्डिंग तो डालती नहीं, लाइव ही लेती हूँ। अदरवाइज अगर डालनी भी हो तो मैं फिर 12:30 ही करती हूँ। और पेपर 2 की क्लासेस आपकी मान लो 12:30 से, हाँ ठीक है, 1:30 बजे आपकी चल जाया करेगी। ठीक है, पेपर 2 की आपकी 1:30 बजे क्लासेस होगी। ओके, तो पेपर 2 के मैं आपको पीवाईक्यू करवा देती हूँ। और एक बात बताऊँ आपको मैं, ये 4 मार्च 2023 वाला ना, ये मैंने भी दिया था पेपर, इसमें भी मेरा नेट हुआ था। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जो ये टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ निशा इनसाइट्स वाला, इसको जाके आप सर्च करो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और जल्दी जल्दी में आपके लिए इतना सारा कंटेंट टाइप करना था, तो उसमें मेरा टाइम सारा चला गया। एक तो वाटर मार्क वगैरह चला लगाना, उसका टाइम नहीं मिला मेरे को। दूसरा, लोगो वगैरह लगाना, और जिससे कि सबको दिख जाए, वो टाइम नहीं मिला, फिर मैं ले आई आपके लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन DFIA स्कीम। जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है, DFIA, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इंपोर्ट रिक्वायर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन आर स्टिपुलेटेड इन दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, इनपुट जिसमें रिक्वायर्ड होता है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, क्या वो आएगा इसके अंदर। एक्सपर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड ड्यूटी आएगी इनपुट एक्सपोर्ट में। या इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कंसेशनल रेट पर, है ना, रियायती दर पर, ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट, क्या ये आएगा। ग्रांट ऑफ क्रेडिट ऑफ पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर आएगा। आप ये क्वेश्चन देखिए, इतने में चेक कर लेती हूँ। नेट आज हमारा बंद था तो नेट ऑन हो गया नहीं हो गया। बताइए आप इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगी। नहीं हुआ। देखिए, इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। 1 सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा। देखिए, ये है आंसर आपका। पता नहीं लैपटॉप है हो गया क्या, रुको। कोई बात नहीं, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, कैसे। जो DFIA है, इसका मतलब क्या, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन। जब भी सॉरी, इंपोर्ट आई, जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन होएगा, उसमें होता है एग्जम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो हम जब इंपोर्ट करेंगे ना, तो हमारी कस्टम ड्यूटी है वो माफ़ होएगी, एडिशनल ड्यूटी माफ़ होएगी, एजुकेशन का जो सेस है वो माफ़ होएगी, और एंटी डंपिंग और सेफ का ड्यूटी है इंपोर्ट यूज़ के लिए एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये था अपना आंसर। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और वो बाहर से इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, रिसीव करेगी, और इशू करेगी शेयर कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर अंडर FDI स्कीम में।
है ना, एफडीआई स्कीम के अकॉर्डिंग है, वो शेयर वगैरह इशू करेगी, कन्वर्टेबल डिवेंचर को इशू करेगी। शुड रिपोर्ट द डिटेल ऑफ इनफ्लो टू दी आरबीआई, और आरबीआई को ये डिटेल देनी पड़ेगी। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिपोर्टिंग डिटेल्स आरबीआई, आरबीआई को डिटेल देने की उसकी कितने दिन की वो है लिमिट है, बताइए। 10 डेज, 15, 30 और 45, कितने डेज की लिमिट है वो बताना अपने को। तो इसका आंसर आ जाएगा 30, विद इन 30 डे अपने को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास में ना रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, 30 डेज के अंदर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज स्टेट द चेंज इन ओपिनियन रिजल्ट इनटू एन एटीट्यूड डिजाइन, कि कौन सी थ्योरी है जो एटीट्यूड चेंज के बारे में बताती है, ओपिनियन के बारे में बताती है। बैलेंस थ्योरी, कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी अपने को बताएगी कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ओपिनियन है वो चेंज हो जाती है। रिजल्ट इनटू एन एटीट्यूड चेंज, मतलब पहले हमने कोई काम करा तब अलग रिजल्ट था, फिर दोबारा से हमने ना थोड़ी देर बाद में कुछ और रिजल्ट हो गया। बताइए इसका आंसर, फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको। इसका आंसर आ जाएगा सी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी। मतलब पहले अपना एटीट्यूड था, बिहेवियर था वो अलग था, लेकिन जैसे ही हमें किसी ने री इन्फोर्स करा, है ना, हमारा पुनर्बलन करा, मतलब कि हमें समझाया सिखाया, रिपीट करी चीजें, तो हमारा ओपिनियन, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। हमारा एटीट्यूड पहले किसी चीज को लेके पॉजिटिव था, मान लो अब री इन्फोर्समेंट के द्वारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, या हो सकता है पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसे। कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या होती है, डिसोनेंस थ्योरी ऐसे होता है कि पहले हमारा एटीट्यूड ना, मतलब इस टाइप से था, जैसे मान लो हम मार्केट से कोई सामान लेके आए, खुशी खुशी लेके आए, मान लो 500 रुपए का, मान लो मैं एक टॉप लेके आई हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश थी इसको लेके कि अरे वाह मेरे को तो सही मिल गया, 1500 का बोला था, 500 का ले आई, है ना। लेकिन घर पे आके पहले मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, घर पे आके मेरे भाई को मैंने दिखाया, मेरे भाई ने बोला क्या ये 500 का लेके आई है, तेरे को तो ठग लिया, ये तो 250 का मिलता है। 1 सेकेंड, सॉरी, अचानक से खांसी आ गई, सॉरी। तो उसने ऐसे बोला ना, तो मेरे को बड़ा दुख होने लगा, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरे को तो ठग लिया, मैंने तो सोचा था कि मेरे को सस्ता पड़ा। तो पहले मैं उस चीज से खुश थी, लेकिन सडनली उसके बोलने के बाद में ना मैं दुखी हो गई। अब मेरे को उस चीज की कम वैल्यू होगी, मेरे को उससे दुख होने लगा, पहले जिस चीज से खुशी मिल रही थी अब उससे दुख होने लग गया, है ना। तो वो कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी होती है कि पहले हमारा ओपिनियन था, जिस चीज से हम सेटिस्फाइड थे, बाद में हम कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती है कि हम उससे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू पोर्टर डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ नेशनल कंपटीटिव एडवांटेज। पोर्टर का जो डिमांड डिमांड फंक्शन, डिमांड वाला है ना थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंपटीटिव एडवांटेज में नहीं आएगा, ये बोला है, नोट बोला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिलेटिव सपोर्टिंग इंडस्ट्री, फर्म इन स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर राइवलरी, बार्गेनिंग पावर, या डिमांड कंडीशन, कौन सा नहीं आएगा बताना, बताइए। तो इसके अंदर आ जाएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। क्यों, क्योंकि अगर बायर है वो बार्गेनिंग करेंगे, है ना, तो हमारी वो एडवांटेज थोड़ी ना हुई, वो तो हमारे लिए लॉस हुआ ना। ये बोल रहे पोर्टर का डिमांड कर रहा है, उसमें कौन सा कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ये तो है अपने पास कि अपने पास रिटेलिंग का सपोर्ट है ना, इंडस्ट्री हमारी सपोर्टिंग है, फर्म की स्ट्रेटजी अच्छी है, डिमांड कंडीशन अच्छी है, लेकिन अगर कस्टमर बार्गेनिंग करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो हमारे लिए रिस्क है। फिर आता है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:2 में डिवाइड करते हैं, दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट। उन्होंने जेड को अपनी पार्टनरशिप में लिया 1/5 के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को निकालना है, वो आप निकालिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
इसका आंसर आएगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। अभी निकालते हैं, करके देखते हैं। करके देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखो, समझाती हूँ आपको। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को बोलते बोलते पढ़ाती हूँ ना, खांसी आने लगी थी, इस वजह से थोड़ी सी गला खराब हो गया अभी भी, क्योंकि मेरी इतने दिन तबीयत खराब थी ना। और कल मैंने आपको बताया था क्लास में कि मेरे गला खराब हो गया ठंडा पानी पीने के कारण, तो उस वजह से थोड़ी खांसी हो रखी है। तो पढ़ाती हूँ तो ज़्यादा आने लग जाती है। ये बोला एक्स वाई जेड पार्टनर थे 3:2 के लिए, है ना, 3:2। उन्होंने जेड को, पार्टनर को एक्सेप्ट करा 1/5 शेयर के लिए इन देयर प्रॉफिट। तो 1/5 शेयर वो कैसे लेगा? एक्स से लेगा 3/5 का। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो ऊपर 3, नीचे 2, मतलब टोटल 5 में से 3 हिस्सा किसका है? एक्स का, इसका वाई का। तो 1/5 लेगा, ठीक है। फिर 3, 5 5 कितने होंगे? 25। ये यहाँ से 2/5 का लेगा 1/5 हिस्सा, 2/25, ठीक है। अब देखते हैं 3/5 में से अगर ये लेगा 3/25, तो कितना बचेगा इसके पास? 25, 5 दिए कितने हो गए? 15, और 3 तो कितने हो गए इसके पास बचे? 11, 12 बचे। 12/25 कैसे निकला ये मैं बताती हूँ। क्या पता आपको समझ ना आया हो, है ना, तो दोबारा समझाती हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि क्या करना है। अपने को दे रखा है कि एक्स का इतना है, वाई का इतना है, 1/5 है वो जेड लेगा, है ना। किस रेशो में लेगा? कुछ नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स जी जो इनका ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड रेशो, इस रेशो में ही लेगा जेड। तो देखो एक्स का कितना है? 3/5 हिस्सा है। तो 3/5 हिस्से का 1/5 हिस्सा कौन ले लेगा? ये जो जेड है ना, वो एक्स से इतना लेगा, एक्स से इतना लेगा, ठीक है। और ये जो 2/5 है उसका 1/5 हिस्सा यानी कि 2/25 हिस्सा किससे लेगा? वाई से लेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक्स के पास 3/5 पहले ही था, एक्स के पास 3/5 है वो पहले था। उसमें से इसने कितना ले लिया? एक्स, जेड ने ले लिया 3/25। तो अब इसके पास कितना रह गया? एक्स के पास निकालो, 25 एलसीएम ले लिया, तो 5 5 25 होता है, एलसीएम से करा तो 5 दिए 15, है ना, 5 5 25, 5 दिए 15 हो गया। माइनस के 25 है यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। फिर कितने बचे? 12/25। यानी कि अब एक्स के पास में क्या बचा? एक्स के पास में लिख देती हूँ बचा 12/25 बचा। फिर वाई से कितना लेता है ये? वाई से लेता है, देखो 2/25 लेता है, वाई का है कितना? 2/5 है। लेता कितना है? 2/25 लेता है। तो बचा कितना? 25। 5 से इसको 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 5 5 25, 5 2 10, माइनस के 2, कितना बच गया? 8/25। यानी कि ये किससे लिया? वाई से लिया, वाई का बचा है, ठीक है। और जेड ने कितना लिया है? जेड ने देखो 3/25 तो एक्स से लिया था, और वाई से कितना लिया? 2/25 लिया। तो कितने बच गए? 5/25, है ना। तो अब नया रेशो कितना आ जाएगा? नया रेशो आएगा एक्स का कितना बचा, वाई का कितना बचा, और एक्स उसने जेड ने कितना लिया। एक्स का अपने पास था 12 डिवाइडेड बाय में 25, है ना। वाई का कितना है अपने पास? 18, 8 डिवाइड बाय 25। जेड का कितना है? 5 डिवाइड बाय 25। तो रेशो देखो कितना हो गया? 12, 8 और 5। तो अपने पास आंसर आ गया 12, 8 और 5। आया समझ में? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ वही करना है। सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले ओल्ड रेशो देखा। ओल्ड रेशो इसका कितना है? एक्स का। एक्स का ओल्ड रेशो का 1/5 हिस्सा लेगा जेड। फिर वाई का हमने देखा, ओल्ड हिस्से का 1/5 लेगा वाई। फिर जितना लिया है वो माइनस कर देंगे ओल्ड से, तो रिमेनिंग आ जाएगा। तो रिमेनिंग आ गया, हमने देखा एक्स का इतना था, इतना जेड ने ले लिया तो बचा अपने पास इतना रिमेनिंग। फिर वाई का इतना था, इतना इसने ले लिया तो रिमेनिंग अपने पास इतना बचा। और इन एक्स से इतना लिया, वाई से इतना लिया जेड ने, टोटल इसके पास इतना हो गया। तो रिमेनिंग से ही तो नया रेशो निकालना था, तो वो निकल गया अपना, ठीक है। फिर आता है 6th क्वेश्चन। एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। ब्रेक इवन पॉइंट पे, BEP पे कंट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल होता है? वो बताइए मेरे को। 6 का आंसर बताइए। इसका आंसर आ जाएगा सी। ब्रेक इवन है कहाँ? देखो ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस।
नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होएगा, फिक्स कॉस्ट के तो इक्वल होएगा, है ना। इसका करके बताती हूँ मैं आपको। ये मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। आपको वीडियो में दिख तो जाएगा ही ना कैसे किया था, फिर यहाँ पे समझा देती हूँ। 1 सेकेंड लो, मैं इसको इरेज कर दूँ। इसमें ना इरेजर को लॉन्ग करने का मेरे को नहीं पता कहाँ से होगा, अदरवाइज ना जल्दी जल्दी हो जाता है इरेज। देखिए, अपने पास एक स्टेटमेंट होती है, अपने पास एक ये होता है ना, देखो, सेल्स माइनस के वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो अपने पास क्या बचता है, प्रॉफिट वगैरह, है ना। तो ये बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पर ना, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो वो कंट्रीब्यूशन है किसके इक्वल आएगा कि आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब ये कंट्रीब्यूशन है, मान लो सेल्स थी अपनी 100 रुपए की, माइनस कर दिया 50 रुपए, अपने पास क्या आ गई, 50 रुपए अपने पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन अपने पास कितना आया, 50। अब 50 में से कितना माइनस करूँ कि मेरे पास जीरो प्रॉफिट बच जाए, है ना। जीरो प्रॉफिट बचेगा तो उसी को तो बोलेंगे ना कि अपना बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है। तो कितना माइनस करोगे आप, 50 माइनस करोगे, है ना। तो कंट्रीब्यूशन भी 50 था, फिक्स्ड कॉस्ट भी 50 थी। इट मीन्स यही पूछ रहा है कि अगर हमें प्रॉफिट जीरो चाहिए या लॉस जीरो चाहिए तो कितना हम क्या चीज़ हम माइनस करें कि कंट्रीब्यूशन के इक्वल आ जाए। अब कंट्रीब्यूशन है 50 था तो हम 50 अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि यही अपनी होती है ना स्टेटमेंट, तो अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, आया समझ में। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट करता है एक्स्ट्रा कैपेसिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या वो होता है जिसका ना जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी को लेके आए। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन बेनिफिट विद लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या उसको बोलते हैं कि जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिले। कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे कि परमानेंट एसेट लेने के कारण आया हो। heavy expenditure on advertisement campaign in order to introduce a new product in the market, क्या हैवी एक्सपेंसेस जब हम एडवर्टीजमेंट पर करते हैं ताकि नया प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आ सके, क्या उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताइए। मेरे को तो इसका आंसर साफ दिख गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको पता होगा ना, तो आप अच्छे से कर लो। इसका आंसर आ जाएगा डी। क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो वाला एक्सपेंडिचर जो हमारी ना कैपेसिटी को बढ़ा दे, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा दे। कि अगर हम पहले 100 प्रोडक्शन करते थे तो अब हमने क्या करा, हमारी बिल्डिंग में थोड़ी सी चेंज कर दिया। पहले हमारे पास 2 कमरे थे, अब हमने एक और कमरा बना दिया, जिसके कारण हमारी कैपेसिटी है वो 100 से 200 हो गई, है ना। तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म तक हमें फायदा दे, लेकिन हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह है ना उसमें कुछ चेंजेस हो। जैसे कि हम घर पे वाइट वॉश करवाते हैं, है ना। वाइट वॉश मतलब कि जिसको हम बोलते हैं पुट्टी करवाना, है ना, या फिर सफेदी करवाना। तो वाइट वॉश से क्या हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। पहले 100 कस्टमर आते थे तो क्या 200 आएंगे, नहीं ना। लेकिन अगर मैं क्या करूंगी तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवेन्यू में। वाइट वॉश वगैरह करवाना, वो सारे खर्चे जो हमारी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते वो रिवेन्यू में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं पहले मेरे पास सिर्फ 2 मशीनें थी, एक और मशीनें ले आऊँ, किस लिए, ताकि मेरी कैपेसिटी बढ़ जाए। पहले मैं 100 यूनिट बनाती तो अब 200 बनाऊं, लॉन्ग टाइम तक हमें फायदा देगी। तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये फिर से रीलोड करना पड़ेगा, एनोटेशन तो जाएगी आपकी। तो इतने में बोल देती हूँ, ये लोड होता है इतने कि जो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक और बिल्डिंग बनवा दी या फिर थोड़ा और ऐसा ऐसा खर्चा कर दिया जिससे हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो भी मेंटेन रहेगी, अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ क्या होएगा, साथ ही साथ ना हम 1 सेकेंड, हाँ, साथ ही साथ हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें फायदा होगा, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इसने बोला ना एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट का तो हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड मतलब कि जो कि आज हमें फायदा नहीं देगा, हमें आने वाले टाइम में फायदा देगा।
आने वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें। ये पता नहीं क्यों जब जब मैं पढ़ाने लगती हूँ ना आप सबको, तब तक कुछ ना कुछ होने लग जाता है। इससे पहले एकदम बढ़िया चलता है लैपटॉप। ये भी ना। मेरे को 1 मिनट दो, मैं कट करके दोबारा ऑन कर दूँ। अभी दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा? रुको। कभी कभार पता नहीं इसके क्या हो जाता है। हाँ ठीक है। अभी दिख रहा है ना आपको? ओके। तो कहाँ पे थे हम? हाँ यहाँ पे थे कि कौन सा ट्रू बोला था, ये नहीं होएगा। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या होता है कि आज हमने खर्चा करा है, मान लो 2024 में हमने खर्चा करा है बहुत बड़े अमाउंट पे, तो अब इसका आने वाले सालों में हमें फायदा मिलेगा। इस साल मिले ना मिले, लेकिन आगे आने वाले में 2025 में, 26 में, 27 में ऐसा ही फायदा मिलेगा। उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। तो ये देखो ये बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि आपकी कैपेसिटी को एक्स्ट्रा बढ़ा दे, आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे। आपकी जो परमानेंट एसेट आप ले लेके आते हो, जैसे 2 मशीनरी की जगह आप 3 मशीनरी ले आए, है ना, जिससे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आपकी फिक्स एसेट्स भी बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा डेफर्ड में, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आने वाले साल में हमें फायदा देगा। अब 8th क्वेश्चन देखिए। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो व्हाट इज द करेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है अपने को, कैसे निकलेगा वो बताइए। प्रैक्टिकल सम सोल्व करोगे क्या? अदरवाइज कल करवा देती हूँ मैं आपको, आप करिए सोल्व। ये अपने को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, या एक काम करते हैं, ये हम कल करते हैं प्रैक्टिकल सम, ठीक है। ये वेरिएंस वाला थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, फॉर्मूले वगैरह। ये देखते हैं 9th वाला। व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट overwhelm the positive substitution effect so much that the demand curve is positively sloped, commodity is consumption is described as। ये कहता है जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट होएगा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होएगा, तो पॉजिटिव सब्सिट्यूट जो इफेक्ट होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। तो कमोडिटी है वो कंजम्पशन की, वो क्या होगी? नॉर्मल गुड, इंफीरियर, गिफन या लग्जरी? बताइए। इसका आंसर आ जाएगा गिवन गुड। कैसे? कि ये बोला नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम को वाई से डिनोट करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो हम उस गुड्स की डिमांड है, डिमांड को कम कर देंगे, है ना। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो गया। इससे क्या हुआ? पॉजिटिव सब्सिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो ये जो यहाँ पर बताती हूँ आपको मैं, मेरी इनकम बढ़ी, ठीक है, तो मैंने डिमांड है वो किस कम कर दी, किसकी? जो घटिया क्वालिटी की गुड्स थी ना, जिसको जी से नाम दे देती हूँ, उसकी तो घट गई। अब जो नॉर्मल गुड्स थी, बढ़िया क्वालिटी थी, उसकी डिमांड क्या है? वो बढ़ जाएगी, नॉर्मल गुड्स की, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा गिफन गुड्स में। लेकिन अगर मैं देखूंगी मेरी इनकम और नॉर्मल गुड्स में क्या है रिलेशन, तो देखो इनकम बढ़ी तो दूसरी सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट का मतलब होता है कि एक एक वस्तु है, एक कोई थिंग है, या फिर एक कोई गुड है, एक गुड की बजाय हमने दूसरी गुड लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस गिफन गुड्स का सब्सिट्यूट कौन सी होगी? नॉर्मल गुड्स। घटिया क्वालिटी की वस्तुओं है, उसका सब्सिट्यूट कौन सा हो गया? नॉर्मल वस्तु होगी। तो अगर हम देखें नॉर्मल के केस में तो इनका पॉजिटिव रिलेशन है ना। इनकम बढ़ी तो हमने बढ़िया क्वालिटी की चीजें लेना स्टार्ट कर दी, तो पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन इनकम हमारी बढ़ी तो हम घटिया क्वालिटी की जो वस्तु थी उसकी डिमांड तो कम होगी, उसमें नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो व्हेन दी नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट आएगा, किस में नेगेटिव आ रहा है? गिवन गुड्स में आ रहा है, तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, सब्सिट्यूशन इफेक्ट होगा। देखो पॉजिटिव हो रहा है इन दोनों के बीच में। मच दैट द डिमांड कर्व, इतना ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर मैंने दिखा दी अपनी
इनकम यहाँ पर दिखा दी मैंने नॉर्मल गुड्स की, वो इनकम बढ़ी तो मैंने नॉर्मल गुड्स ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दी, इनकम और बढ़ी तो मैंने और ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दी, इनकम थोड़ी और बढ़ेगी तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल गुड्स है यानी कि बढ़िया क्वालिटी चीज़ें और ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दूंगी, तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो देखो पॉजिटिवली बढ़ता जाने लग रहा है ना, पहले इतना था फिर इतना था फिर इतना था फिर इतना था, है ना। तो कमोडिटी कौन सी थी जिसकी डिमांड कम होगी, वो है गिफन गुड, यानी कि घटिया क्वालिटी की वस्तु है, और बढ़ेगी किसकी, नॉर्मल क्वालिटी की वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ेगी ऐसे। फिर आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्या कहता है, इफ द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिटरमिनेशन द इंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोल्स। ये कहता है कि एक्सट्रीम केस होएगा कौन सा, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस में भेदभाव करना, कैसे कि एक पर्सन है, एक सेलर है, मान लो एक सेलर है, वो अलग अलग पर्सन से ना अलग अलग रेट चार्ज करेगा सेम गुड्स का, सेम गुड्स का। मान लो आपकी कोई चॉकलेट है, वो इस एरिया में, ए एरिया में तो है वो 20 रुपए की बेचेगा, बी एरिया में 30 रुपए की बेचेगा, सी में 40 की बेचेगा, है ना। सेम ही अपनी चॉकलेट है, वो अलग अलग पर्सन को, या फिर मान लो कि आपको है वो 20 रुपए की देगा, कोई और आ जाएगा उसको 40 की देगा। तो एक पर्सन एक जो गुड है यानी कि वस्तु है उसका अलग अलग रेट चार्ज करेगा, उसको बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो उसमें सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है वो कौन लेके जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी है। तो मोनोपोली प्रोड्यूसर, जिसके पास मोनोपोली होगी यानी कि जिसके पास वो चीज होगी वही ले जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि एक सेलर है वो क्या करेगा, आपसे ना अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, तो सारा सारा प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास मोनोपोली है, जिसके पास अधिकार है, वही ना। मोनोपोली क्या होती है, जहां पर एक कोई वस्तु का एक ही सेलर होएगा, सिर्फ ओनली वन सेलर, उसके पास ही वो चीज होएगी और किसी पास होएगी नहीं, तो वो अपना मन मर्जी का प्राइस लगाएगा। वो चाहे तो 100 में बेचे, 200 में बेचे, 300 में बेचे, उसको कुछ कोई नहीं बोल सकता। ठीक है। फिर है ए सिचुएशन इन विच इकोनॉमी एक्टर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर each choose their best strategy given the strategy that all the actor have chosen it called। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इकोनॉमी एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स मतलब कि जो कम सेलर है ना, जो प्रोड्यूसर है, एक बंदा हो गया, एक बंदा जो काम करेगा ना, इंटरेक्ट करेगा विद अनदर, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एक पर्सन है वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी चूज कर लेगा, बाकी सारे क्या करेंगे, उसकी चुनी हुई स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, नैश इक्विलिब्रियम या प्रिजनर डायलेमा, डोमिनेंट स्ट्रेटजी या प्रीडेटरी स्ट्रेटजी, उसको बोलेंगे नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहाँ मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर है अपने पास, है ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर है, लेकिन एक प्रोड्यूसर आएगा, वो बेस्ट स्ट्रेटजी को क्या करेगा, चूज करेगा, बाकी सारे लोग हैं वो उसी को फॉलो करेंगे, तो उसको नैश बोल देंगे। ठीक है। फिर इन द कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए के ए एल बी, वेर ए बी आर आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और कैपिटल की रिस्पेक्टिवली फंक्शन ये दिया ए प्लस बी ग्रेटर देन वन, तो कौन सा रिटर्न ऑफ स्केल होएगा, सीधी सी बात है, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू स्केल में जब ये इक्वेशन बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ये ग्रेटर देन की है, देखो, तो इसका आ जाएगा इंक्रीजिंग, जब भी हो ए प्लस बी ग्रेटर देन हो, ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग आ जाएगा। ए प्लस बी ऐसे लेस देन का साइन हो यानी कि डिक्रीजिंग का हो जाएगा। फिर ए प्लस बी इक्वल टू हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन हो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, बिल्कुल ईजी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड बैंक है उसका पार्ट क्या नहीं है, BIS नहीं है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और ये है आई इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD पार्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आइडिया भी पार्ट है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा भी पार्ट है, लेकिन जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो नहीं है। 14 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू, तो इसका आंसर ये आ जाएगा BIS।
फिर है 14, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑन लीवरेज द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर डिग्री ऑफ लीवरेज है वो इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, डिग्री ऑफ लीवरेज है वो इंक्रीज होएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होएगी, इंक्रीज डिक्रीज या फिर अनअफेक्टेड रहेगी या फिर पहले इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, जब डिग्री ऑफ लिवरेज, लिवरेज का मतलब कि डेट कितना लिया है हमने, डेट कितना लिया है, तो डेट अगर हम पहले पहले बढ़ाएंगे ना तो अपनी वेल, तो देखो कॉस्ट अपनी कम हो जाएगी, डेट बढ़ाएंगे क्योंकि डेट पे अपने पास क्या होता है, डेट सस्ता होता है ना, इक्विटी से डेट सस्ता होगा, इस पे टैक्स की छूट भी मिलती है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो डेट जब बढ़ेगा तो पहले कॉस्ट अपनी कम होती जाएगी, तो कॉस्ट कम होएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होएगी, है ना। फिर जैसे ही हम डेप्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होएगा, इक्विटी वाले सोचेंगे कि सारा, अब इतना सारा डेट हो गया इकट्ठा, है ना। तो अब आपको पता है कि जब भी कंपनी है वो लिक्विडेट होएगी या जब भी वो अपना प्रॉफिट बांटेगी, सबसे पहले तो डेटर को देगी, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, लास्ट में बचा कुचा है वो इक्विटी वालों के पास आता है। अब इतना ज़्यादा डेट ले लिया कंपनी ने कि अब इक्विटी वाले सोचते हैं कि भाई हमारी बारी तो आएगी नहीं, सारा तो यही ले जाएंगे, तो वो कहते हैं हमारी भी जो डिविडेंड का अमाउंट बढ़ाओ, है ना। वो कहते हैं हमारा भी अमाउंट बढ़ाओ, तो धीरे धीरे जैसे ही ज़्यादा हम ओवर कर देंगे ना, कोई भी चीज़ अति होती है वो खराब होती है, तो ज़्यादा डेट कर देंगे ना तो हमारा रिस्क भी बढ़ेगा, रिस्क तो बढ़ेगा, साथ में जो इक्विटी वाले हैं वो भी कहेंगे कि हमें भी ज़्यादा दो, हमें भी ज़्यादा दो, तो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले पहले तो अपना जो इंक्रीज हुई थी वैल्यू ऑफ फर्म, बाद में क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि ओवर कर देंगे ना हम, तो डेटा ओवर भी सही नहीं रहता, लिमिटेड मात्रा में ही सही रहता है, ठीक है। फिर ये आ गया अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्या बोल रहा है, डेल 100 प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, ये फॉर्मूले वाली चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टरिस्टिक, हाँ ये पढ़ते हैं, ये थ्योरी है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पूछा नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, कि मीन है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या सही बोल रहे हैं। फॉर एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में क्या ये इक्वेशन होती है, एवरी पेयर ऑफ वैल्यू म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन, कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेल शिफ्ट होती है, सिमेट्रिक होती है, कुर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलवेज लेस देन 3 होता है, बताइए। तो इसका आंसर मिल गया डी, क्यों, क्योंकि कुर्टोसिस है ऑलवेज 3 नहीं होता, कुर्टोसिस है वो उसको मेजर तो हम 3 की टर्म में करते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है तो आपको याद, अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा कुर्टोसिस में लेस देन 3, है ना, ग्रेटर देन 3, मोर देन 3 भी हम देखते हैं, है ना, इक्वल टू 3 भी देखते हैं। बताया था ना मैंने प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक वाला, कि अगर लेस देन 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कि मेसोकर्टिक है, ग्रेटर देन होएगा तो उसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे, इक्वल टू होएगा तो उसको प्लेटिकर्टिक बोलेंगे। ये बताया था ना, देखो ये हो गया प्लेटिकर्टिक, ये हो गया मेसोकर्टिक, और ये हो गया अपना रुको सही से बनाती हूँ। ये प्लेटी हो गया, ये मैसो हो गया, और ये लेप्टो हो गया, है ना, लेप्टो। इसको मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर, जो कुर्टोसिस है ग्रेटर देन 3 होएगा। मैसो कब होता है, मैसो जब कुर्टोसिस लेस देन 3 होता है। प्लेटी कब होता है, प्लेटिक जब कुर्टोसिस इक्वल टू 3 होता है ना। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो बेल शेप्ड होता ही है ना, उसमें म्यू है वो इज इक्वल टू 50। आपको मैंने ये बताया था कि ये जो जितने भी सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक होता है, बेल शेप्ड होता है ना, ये पूरा पूरा 1 एरिया होता है, 1 का हाफ कितना होएगा 0.50 कर लो, 50-50%, तो ये भी ठीक बोल रहा है ना, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। और मीन है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी अपना फॉर्मूले वाला ये आगे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द
रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वैल्यू, दो ऑर्डिनल वैल्यू के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बताता है अपने को? स्पीयरमैन रो, फाई, क्रैमर या काई स्क्वायर? इसका आंसर बताइए आप। नाइनटीन का। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पीयरमैन रो। दो ऑर्डिनल वैल्यू के बीच में स्पीयरमैन रो है, वो क्या बताता है अपने को? रिलेशनशिप बताता है। आपने सुना होगा स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन, है ना, कोरिलेशन भी होता है। फिर 20 क्वेश्चन, ए स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब कि नकली, घटिया, है ना। तो स्पूरियस रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, उसको किससे दिखाएंगे? एंड अपेरेंट रिलेशनशिप जो कि क्यूरियस है, डिमांड फर्दर अटेंशन में। रिलेशनशिप जो अपीयर करती है ट्रू बिकॉज ईच वेरिएबल इज रिलेटेड टू थर्ड वन। कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो सही तो दिखाई देता है लेकिन थर्ड से क्या है, रिलेटेड है। वन दैट इज सो रिडिक्यूसली इलॉजिकल दैट इज कैन नॉट बी पॉसिबल टू। या फिर वन दैट प्रोड्यूस ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ ए स्कैटर्ड डायग्राम। बताइए इसका आंसर आप। तो 20 का आ जाएगा बी, कि स्पूरियस रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि सही दिखाई देता है लेकिन हर एक रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होएगा। ठीक है। तो एक जैसे हम रिलेशनशिप की बात करें, एक घटिया रिश्ता जिसको किसको बोलेंगे? कि दो पर्सन ऐसे दिखता है कि साथ में रह रहे हैं लेकिन उन दोनों दोनों का तीसरे के साथ में कोई ना कोई चल रहा है ना, तो वो गलती होगा। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ क्लब। डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लब में क्या आएगा? मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमिनेंट कब बनेगा? जब एक्सटेंशन, अफिलिएशन, डिपेंडेंसी या अचीवमेंट क्या होएगा तब बनेगा? अफिलिएशन। अफिलिएशन इसका आंसर आ जाएगा। कि ये बोल रहा है कि डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ क्लब, क्लब में डोमिनेंट और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मैंने आपको एक पढ़ाया था शायद, एचआरएम में पढ़ाया था या आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो उसमें होता है एक अपने पास मॉडल होता है जिसमें ऐसे होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ पीपल पीपल पे ध्यान दे रही है तो वो अलग होएगा, है ना। अगर टास्क पे भी ध्यान दे रही है, पीपल पे भी ध्यान दे रही है, पूरा पूरा दे रही है तो 9 9 हो जाएगा, उसको कंट्री क्लब बोलेंगे। तो ऐसे है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो सिर्फ काम पे ध्यान देती है या फिर सिर्फ पर्सन पे ध्यान देती है? दोनों पे ध्यान देगी तो अफिलिएशन हो गया, है ना सॉरी, दोनों पे ध्यान नहीं दे रहा ना, ये बोल रही है कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट यानी कि टास्क टास्क पे ध्यान दे रही है तो उसको अफिलिएशन बोलेंगे। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म। ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म में कौन सा आएगा? रिटर्निंग टू ए प्रीवियस स्टेज ऑफ साइको डेवलपमेंट, अवॉइडिंग अनएक्सेप्टेबल इमोशन बाय फोकसिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट, टेकिंग आउट इम्पल्स ऑफ ए लेस थ्रेटन टारगेट, या पुलिंग इनटू द अनकॉन्शियस सिचुएशन। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा ईगो की स्टेज में, बोला ना, ईगो की स्टेज में ऐसे है कि रिटर्न करेंगे हम प्रीवियस स्टेज पे साइकी डेवलपमेंट के लिए, कि पहले वाले स्टेज पे हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन सी एडवांटेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? प्लेस अटेंशन एफर्ट, या रिक्वायर लेस पर्सन, या फिर इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, या परमिट ग्रोथ? इसका आंसर आ जाएगा बी, लेस पर्सन को रखेंगे और मैनेज करने में एबिलिटीज को। ये क्या है? अपनी एडवांटेज नहीं है, ज्यादा पर्सन होने चाहिए, मतलब जितने चाहिए उतने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन अंडर द मैकग्रैगर थ्योरी वाई। मैकग्रैगर की जो थ्योरी वाई है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी, उसकी कौन सी अजम्पशन नहीं है? एक्स और वाई वाली थ्योरी बताई थी ना, एक्स कौन से होते हैं लोग, वाई कौन से होते हैं। Degree of commitment of objective is proportion size of rewarded associated with their achievement, या फिर under the condition of modern industrial life intellectual potentiality होएगी एवरेज ह्यूमन बीइंग में, या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, या एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स? तो इसका बताइए आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ क्या है आंसर? कि एक्सटर्नल कंट्रोल थ्रेट ऑफ पनिशमेंट है वो ओनली मीन्स होएगी प्रोड्यूसिंग एफर्ट टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
अब थ्योरी वाई की बात करिए, एक्स वाले लोग कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, एक्स वाले लोग होते हैं भागम भाग, है ना। भागम भाग मतलब कि वो एकदम काम अच्छा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं हमेशा, है ना। हमेशा कॉन्फिडेंस रहेंगे, काम करना चाहेंगे, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो बाहर वाले लोग होंगे ना, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो एक्सटर्नल से अगर बाहरी रूप से उनको ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, उसको पनिशमेंट का डर सताएगा, थ्रेट टू पनिशमेंट, तो वो क्या आएगा, ओनली मीन होएगा प्रोड्यूसिंग एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ थोड़ा वो ध्यान जाएगा उसका, ठीक है। फिर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में है, उसको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, तो ये तो इजी है कि 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए मिनिमम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में होगी उसको। फिर 26वां क्वेश्चन कहता है यूनिवर्सल बैंक जो कि फंक्शन करता है इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया में, उसको कौन रेगुलेट करता है, ये भी इजी है। इसको करेगा कौन, सेबी। सेबी है वो किसको करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक जो इंडिया में है उसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया। फिर 27 करते हैं, व्हेन द आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जब चाहेगा कि मार्केट में से मनी है वो कम हो जाए, तो वो आरबीआई क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन का मतलब है आरबीआई है वो पैसे कम करना चाहता है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे हो रखे हैं, पैसे ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ रही है, महंगाई वो कम करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल इजी, इंक्रीज कर देगा बैंक रेट को। अब आरबीआई है, बैंक रेट बढ़ा देगा, है ना। आरबीआई से बाकी बैंक है वो लोन लेते हैं, आरबीआई से बाकी बैंक है वो पैसे लेते हैं। जब आरबीआई क्या करेगा, पहले 6% पे मान लो देता था, अब 10% कर देगा, तो ये बैंक कम लोन लेंगे, ये बैंक कम लेंगे तो इनसे जनता अब देखो आरबीआई ने 6% की जगह 10% कर दिया, अब तो ये बैंक फ्री में तो देगा नहीं, बैंक इससे अगर कोई लोन लेगा तो मान लो 15% में देगा। तो जहां पहले परसेंट है ना उसको 6, तो मान लो, इसका मैं थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मान लो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है वो 5% पे पहले अदर बैंक को लोन देता था, फिर अदर बैंक है वो क्या करते थे, वो 8% पे पर्सन को लोन देते थे। अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में से पैसा खींच लिया जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, 5 की जगह 10% पे बैंकों को लोन देगा। अब बैंक वाले भी क्या करेंगे, 10 की जगह 15%, 8 की जगह 15% पे देंगे। तो जो पर्सन पहले 8 पे लेता था अब 15 पे ले लेगा, नहीं लेगा ना, तो वो पर्सन कम से कम लोन लेगा। अब कम से कम लेगा तो मार्केट में जो पैसे घूम रहे हैं ना वो उस कम हो जाएंगे, कम होएगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आरबीआई इंक्रीज कर देगा बैंक रेट को, है ना। तो पैसे हैं वो जो मार्केट में एक्स्ट्रा घूम रहे हैं वो सारे सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आरबीआई चाहेगा कि मार्केट में पैसे कम होने लग रहे हैं, हमें मनी ज़्यादा सर्कुलेट करना है, तो वो क्या करेगा, इस बैंक रेट को कम कर देगा, मान लो 2% कर दी, तो 2% पे बैंक को मिलेगा लोन, तो ये कितने पे कर देगा, ये 6 कर देगा, 6 पे कर देगा तो ज़्यादा ज़्यादा पर्सन लेने लग जाएंगे, है ना, ऐसे। तो आरबीआई क्या करेगा, अगर उसको बढ़ाने हैं पैसे मार्केट में तो इंटरेस्ट कम कर देगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, और अगर उसको पैसे कम करने हैं मार्केट से तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि लोग है कम से कम लोन ले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन किसको कहते हैं, इनमें से बताइए। इसका आ जाएगा मेकिंग लोन टू रिस्की ब्रोकर बाय अट्रैक्टिंग सेविंग फ्रॉम द सेवर हु आर रिस्क अवर्स। अब डिफॉल्ट रिस्क का बोल रहा है कि लोन रिस्की बन जाएगा, कैसे, जब अट्रैक्ट करेंगे हम सेविंग सेवर, मतलब कुछ लोग ऐसे तो जो रिस्क को अवर्स करना चाहते हैं, है ना, रिस्क को दूर करना चाहते हैं उनसे। फिर आता 29 क्वेश्चन कि नॉलेज एंड कर्टसीज ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये नॉलेज है, कर्टसी मतलब कि साहस एम्प्लॉय का, वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, किसमें इंडिकेट किसको दिखाई, ये बोला है नॉलेज है एम्प्लॉय की, कर्टसी यानी कि साहस है उसके अंदर, एबिलिटी है कि वो ट्रस्ट को पहुंचा सके, कॉन्फिडेंस को दिखा सके, तो वो किस में आएगा, इनमें से वो आ जाएगा एश्योरेंस में।
अब हम नहीं बोलते, हम में साहस होता है, हमें नॉलेज होती है, तो हम दूसरे को ट्रस्ट दिखाते हैं कि भाई तू मेरे पे विश्वास रख, हम सब सही कर देंगे, है ना। तो अश्योरेंस, आश्वासन देना। ये आज पता नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तब से कुछ ना कुछ होए जा रहा है इसमें। डेली नहीं होता, जब पढ़ाने लगती हूँ तब भी कुछ ना कुछ होता है, मेनली पीवाईक्यू की क्लास में। सोच, मेरे को लगता है चाहता ही नहीं लैपटॉप पीवाईक्यू करवाए, है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रूरल मार्केट, रूरल मार्केट के बारे में क्या सही नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है रूरल मार्केटिंग में, क्या ड्राइविंग कंपनी टू देम, कंपनीज ड्राइव कर रही है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्राइवर है रूरल मार्केट में चेंज के लिए, या सोशल इकोनॉमी चेंजेस हो रही है उसके कारण चेंज हो रहा है, या रूरल कंज्यूमर है वो ग्रोसरी अपील इनके कारण कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा अपना 30 का सी, कि ये बोल रहा है रूरल मार्केट के बारे में क्या सही नहीं है। सोशल इकोनॉमी आर येट टू हैपन टू रूरल मार्केट, रूरल मार्केट में देखो आईसीटी भी आ गई है ना, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी है, इन्फॉर्मेशन भी पहुंच रही है, शॉप ग्रोथ भी है, लेकिन सोशल इकोनॉमी चेंजेस अभी भी बाकी है रूरल मार्केट के अंदर। एक दो और कर ले क्या क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया। चल इतने ही कर लेते हैं, आज 30 हो गए ना, 50 है टोटल, या 100 है, 100 है, या 50 करें, बताइए मेरे को। चलो थोड़े से और कर लेते हैं। 31 कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजर कैमरास ऑफन प्राइस देयर प्रोडक्ट लो एंड सेट हाई मार्कअप ऑफ रेजर ब्लेड्स एंड कैन फिल्म। ये कहता है कि रेजर और कैमरा है उनके प्राइस तो लो है, लेकिन हाई मार्क्स हम रेजर के डालेंगे, है ना, रेजर के हाई मार्क है वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें से कौन सी स्ट्रेटजी आ जाएगी अपनी, कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। तो इसमें अपनाएंगे हम कैपेटिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब कि स्टार्टिंग में लो प्राइस रखेंगे, बाद में हम हाई कर देंगे, तो हम मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम कंबाइन करता है सक्सेसिव स्टेज को प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप। वीएमएस में सक्सेसिव स्टेज में बताना है अपने को कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉर्पोरेट वीएमएस, ठीक है। 33 क्या कहता है एक्ट ऑफ थ्रोविंग ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग फ्रॉम द शिप टू सेफ गार्ड इन टोटल लॉस इन द फॉर्म ऑफ पीएल इज कॉल्ड। हम कार्गो बोर्ड फेंकते हैं शिप में, है ना, सेफ गार्ड करते हैं, टोटल लॉस कितना हो जाएगा फॉर्म में। इसका आंसर आ जाएगा जेटी सोनिंग, क्या हो जाएगा जेटी सोनिंग। 33 क्या, 34 क्या कहता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसफर एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर इज टू, कि अनपेड सेलर मतलब आपने किसी को सामान भेजा है, मान लो ए ने बी को सामान भेजा है, बी ने पैसे नहीं दिए, तो ए को ये राइट है, अधिकार है कि वो उसको भेजा हुआ सामान है ना रास्ते में ही रोक ले। अनपेड सेलर को अधिकार होता है कि स्टॉप इन ट्रांसफर, यानी कि रास्ते में रोक ले सामान को। तो इसमें क्या आएगा बताइए, रिकवर प्राइस, रिटेन प्रोग्रेशन, रिग्रेन, या रिकवर्ड एमएसएस। तो इसमें आ जाएगा रिगेन पोजेशन, मतलब कि अपनी वस्तुओं को वापस ले लेगा। तो उसके पास पोजेशन मतलब कि कब्जा, अधिकार, तो ए के पास वापस उसी गुड्स का अधिकार आ जाएगा ना, कि ये तो मेरी है, तेरे को बेची थी लेकिन तूने पैसे नहीं दिए, तो रास्ते में सामान भेज रहा था वो वापस ले लेगा। अब वो सारी सारी वस्तु उसकी खुद की होगी वापस ए की। Which are among of following is duty of Central Assistant Public Information Officer as State Assistant Public Information Officer, कौन सी ड्यूटी है इनकी बताइए। तो इसकी ड्यूटी हो जाएगी रिसीव करे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन अपील आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि फॉरवर्ड की गई है सीपीआईओ एसपीआईओ, यानी कि सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर के रूप में, इनको जो भी अपील की गई है ना उन सबको इनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंक कस्टमर इज बेसिकली एज, कस्टमर और बैंक के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। अब बैंक है वो ट्रस्ट करके दे रहा है आपको लोन, है ना, और आप क्या उठा रहे हो, लोन का बेनिफिट उठा रहे हो, तो आप क्या, वो बैंक हो गया ट्रस्टी और आप क्या हो गए बेनिफिशियरी। फिर आता है विवाद से विश्वास एक्ट 2020, विवाद से विश्वास एक्ट 2020 है वो अप्लाई नहीं होता
कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट एरियाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ये पूछ रहे हो? विवाद से विश्वास स्कीम, तो वो नहीं होएगा। एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्री पोजिशन हैज बीन इंस्टीट्यूट ऑन बिफोर द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, कि अगर आप पे क्या है, प्रोसेक्शन निकल रहा है, हुआ आप पे कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है ना, तो आपको आपके ऊपर अप्लाई नहीं होएगा। अंडर सिटीजन सॉरी अंडर सेक्शन 80 TTB, सेक्शन 80 TTB इनकम टैक्स का है, उसमें बोला है विच अमाउंट ऑफ बेनिफिट अवेल टू सीनियर सिटीजन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक पोस्ट ऑफिस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का 80TT सेक्शन अपना, उसमें पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो कितने अमाउंट की वो है लिमिट अपने पास, कि कितने अमाउंट पे हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ये टैक्स की है ना, 50,000 रुपये मिल सकता है हमें टैक्स बेनिफिट। 50,000 तक हम अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं हम, बताइए। तो उसको यूज कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी, पहले से ही हमारे पास टैक्स इनपुट क्रेडिट में है, तो हम खुद से जब असेस करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को तब हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है पेनल्टी टू लेट फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टू इंडिविजुअल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कि अगर हमने टाइम से इनकम टैक्स फिल नहीं करा कोई इंडिविजुअल पर्सन ने, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी 1961 की धारा के अकॉर्डिंग। तो उस पर 10,000 पेनल्टी लगती है अगर कोई पर्सन है वो टाइम से फिल नहीं करता है इनकम टैक्स को, तो उस पर कितने हज़ार रुपये लगती है, 10,000। फिर आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड डेट रिलीफ। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या आएगा बताइए। आपको मैंने बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जिससे हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बस बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है। और कैपिटल वो होता है जिससे कैपेसिटी बढ़ती है, जो डेली डेली नहीं किया जाता। रिवेन्यू मतलब डेली डेली करे जाने वाला खर्चा, डे टू डे ऑपरेशन। और कैपिटल है वो कभी कभार किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। डी में आ जाएगा ए बी सी, ए बी और सी। रिवेन्यू में आ जाएगा डेप्ट दे रहे हैं फार्मर को। अब सरकार का काम ही क्या है कि डेट देना, यानी कि लोन देना फार्मर वगैरह किसानों को, सब्सिडी देना फर्टिलाइजर के लिए, ग्रांट देना। लेकिन अगर बात करें हम सेंट्रल प्लान एलोकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल प्लान डेली डेली नहीं बनता है ना, और इरिगेशन फ्लड वगैरह रोज नहीं आती। मतलब कि रूरल एरिया डेवलपमेंट एक बार कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं, जहाँ पर पहले कुछ नहीं था। फिर फ्लड वगैरह आ जाती है, उसके लिए अगर कोई ये सरकार देती है तो वो रोज रोज तो फ्लड भी नहीं आती ना, बाढ़ नहीं आती। 50 तो कर ही लेते हैं आज, ताकि 2 दिन में अपना जो एक पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये कहता है कि एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी इज इक्वल टू, एक्सचेंज करेंगे डेप्रिसिएशन रेट को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ए और बी, यानी कि ए और बी। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशिएशन, इंटर रेट डिफरेंशिएशन, हमने क्या करा, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करवाया, तो इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएशन आएगा। फिर आता है 43 कहता है कि कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड करी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसके अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अब इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्टिंग में कौन कौन सा आएगा वो आपको बताना है, फिर मैं समझाऊंगी आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ए कैसे, रुको सही से लगा देती हूँ उसको। ए बी और सी कैसे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट में कौन से आएगी, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड है, सेल करने से रिलेटेड है। फिक्स एसेट्स को आपने कहीं पर लगा दिया, उससे आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है,
तो वो सारा किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। तो कैश रिसीव कर दी, डिस्पोजल मतलब कि हमने बेच दिया फिक्स्ड एसेट्स को, है ना, तो वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। फिर आएगा कैश एडवांस लोन मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन एडवांस लोन बाय इन फाइनेंशियल, कि फाइनेंस को छोड़ के हमने किसी को कैश दिया, लोन दिया, है ना, उसके कारण आप कैश आप डेली डेली किसी को नहीं देते, लोन किसी को डेली डेली नहीं देते, तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए पैसे, किसी ने आपसे कुछ पैसे मांगे, आपने उसको दे दिए, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस लोन टू थर्ड पार्टी। अब क्या करा आपने, आपने आपके पैसे वापस ले लिए, कुछ टाइम तक दिया, उसका इंटरेस्ट वगैरह आया, वो भी, अब कुछ समय बाद में वो वापस देगा आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे, है ना, तो वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अपने इन्वेस्टिंग में। अमाउंट बोरोव्ड ये फाइनेंशियल में आ जाएगा, सप्लायर वगैरह वाला वो आ जाएगा उसमें। कैश पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को किस लिए देते हैं, माल देने के लिए, माल किस लिए लेते हैं, ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर आता है आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि ABC कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर कौन से होते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना कौन सा, डी, B, C और A। कॉस्ट ड्राइवर होता है ट्रांजेक्शन, मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हो तो कितनी ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसके कारण आपकी कॉस्ट आती है। साथ ही साथ में आपकी, हाँ, कितनी कॉस्ट आई आपकी ट्रांजेक्शन के कारण में। रुकना 1 मिनट। हाँ, ये रहा, और साथ में इंटेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, और ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम के लिए चल रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब कि आपकी संस्था में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखना। तो हम देखेंगे कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी इंटेंसिटी है, घनत्व है, कितनी ड्यूरेशन के लिए काम हो रहा है वो। फिर कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अभी आया था ना पिछले क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो अराइज होएगा, क्यों, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होगा। जब हम स्केल को बढ़ाएंगे, हम ना छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो स्केल भी हमारा इंक्रीज होएगा, क्यों, आगे पूछ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा A, B, C और E। A, B, C और E। कैसे, कि हमने क्या करा, हम चाहते हैं कि हमारा स्केल बढ़े, इसके लिए प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो हम मोर डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, हमने अपना पहले 10 यूनिट बनाते थे, अब 50 यूनिट बनाने लगे, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि हमारे लेबर बहुत अच्छे हैं, स्पेशलाइजेशन है उनके पास, प्रोडक्ट का सही यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी का सही यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह बहुत कम आ रही है, और हमारी एडवर्टीजमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है। अब डिफिकल्टी आ रही है मैनेजमेंट में, तो ये तो गलत पॉइंट हो गया ना, नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट थे वो अपना आंसर आ जाएगा। फिर है कंज्यूमर रैशनैलिटी इम्प्लाइज विद द फॉलोइंग अजम्पशन, कंज्यूमर की रैशनैलिटी है वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है, ये आपको बताना है, बताइए। कंज्यूमर की रैशनैलिटी है वो बेस्ड है अपनी A, B और इस पे D पे, यानी कि कंज्यूमर रैशनल कब माना जाएगा, जब, क्योंकि एक तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, नॉन सेटिस्फाइड, और नीड्स कभी खत्म नहीं होगी, ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस, उसकी प्रेफरेंस है वो हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, और सेल्फ इकोनॉमी मोटिव, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई पर्सन क्या चाहेगा कि उसका मोटिव हो, उसको जो चाहिए वो मिले, है ना, कम से कम रेट में मिले, यही सब चीजें तो चाहेगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप राइज प्री एजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन कौन सी जो है अपने पास ये आती है रिलेशनशिप। तो इसमें आ जाएगा A, B और D। कौन कौन सी, पेरेंट चाइल्ड अनड्यू मतलब जिसमें कोई जबरदस्ती वगैरह नहीं, पेरेंट चाइल्ड का हो गया, माननी पड़ेगी हमें बड़ों की बात, डॉक्टर और पेशेंट का हो गया, फाइनेंसी का होगा, क्रेडिटर डेबिटर का नहीं होता, हस्बैंड वाइफ का नहीं होता। फिर आता है 48 क्वेश्चन। 48 कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें कौन कौन से एडवांटेज है IRR मेथड के। इसका आएगा A, B, C और D, A, B, C और D।
यानी कि ये एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचाएगा, दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है उसको सही करेगा। फिर कंसीडर ऑल कैश फ्लो, अब जितना भी पूरी लाइफ के अंदर जितना भी कैश फ्लो हुआ है उस सारों को कंसीडर करेगा, और ये सेम एक्सेप्टेंस देगा जैसे कि एनपीवी मेथड देता था। फिर आता है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन कहता है कि ऑफ बैलेंस शीट में क्या होता है। इसमें आ जाएगा ए बी सी और डी। ई नहीं आता, क्रेडिट रेटिंग नहीं करते, आप ऑपरेशनल लीज भी देते हैं, फॉरफिट भी करते हैं, फैक्टरिंग भी करते हैं, सिक्योरिटीराइजेशन भी करते हैं। फिर 50 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पोर्टफोलियो बीटा, बीटा पोर्टफोलियो में कौन सा है होता है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी और डी। पोर्टफोलियो साइज, इन्वेस्टमेंट लॉन्गटिविटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और रिटर्न इंटरवल। पोर्टफोलियो लिवरेज नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए और थोड़ा जल्दी जल्दी करे हमने, तो देखो 1 या 1.5 घंटा में हुआ होगा, है ना। तो आज कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।